हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आरजू को जो एहसास इस वक्त हो रहे थे उन्हें महसूस कर वो अंदर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने तक्षक के कंधों को पकड़ा और फिर उसे धीरे धीरे सोफे पर लिटाया। उसे लिटाते वक्त उसकी नज़रें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। नशे और गुस्से की वजह से उसका चेहरा अभी भी लाल दिखाई दे रहा था। वो उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ उस पर से हटाकर खड़ी हुई, तक्षक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर गिरा लिया। आरजू के उस पर गिरने से उसके गले में पहनी हुई चैन और लॉकेट उसके कपड़ों के बाहर आ गए और तक्षक के चेहरे पर झूलने लगे। आरजू की नज़रें भी उस लॉकेट पर ठहर गईं और उसकी आंखों में आंसू एक बार फिर से आ गए। अतीत से जुड़ी कुछ बुरी यादें एक बार फिर से उसके जहन में ताज़ा हो गई। उसकी आंखों से बह रहे आंसू तक्षक के चेहरे पर गिरे। तक्षक ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और आरजू के चेहरे की तरफ देखने लगा। आरजू का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को पूरी तरह से अपने चेहरे पर झुकाकर उसके माथे को अपने होठों के करीब किया और उसके माथे को चूम कर नशे में ही बोला, बाकी सब तब करूँगा जब नशे में नहीं, पूरे होशो हवास में अपने दिल के पागलपन की वजह का जिक्र तुम्हारे सामने करूँगा। आरजू का धक धक करता हुआ सीना एक पल के लिए उसे पत्थर बनता हुआ महसूस हुआ। अपनी बात कहकर तक्षक ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और देखते ही देखते वो गहरी नींद में चला गया था। आरजू कुछ पल उसे यूं ही देखती रही। फिर कुछ देर बाद उसने तक्षक के हाथों से अपना सिर छुड़वाया और फिर एकदम से वहां से भागकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कमरे में आते ही उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से लगकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई और फफक फफक कर रोने लगी। उसने अपने गले में पहने हुए ही लॉकेट पर अपना हाथ रखा और उसे अपने चेहरे के सामने कर आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसे देखने लगी। एक बार फिर से उसने उस लॉकेट को अपने सीने से लगाया और यूं ही रोती रही। ठाकुर मेंशन। मन्नत की आंखें खुली और कसमसाते हुए उसने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा, जो बिल्कुल ही उसके करीब था। रात को ड्रिंक करने की वजह से उसकी आंखें अभी तक खुली नहीं थी। मन्नत मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसे प्राची की और कल रात अर्जुन के साथ हुई बात याद आई तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने खुद को अर्जुन की बाहों से छुड़वाया और बिस्तर से उठकर अलमारी में से अपने कपड़े लेने गई। कपड़े निकालकर उसने एक बार फिर से अर्जुन की तरफ देखा और मन ही मन कुछ सोचकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहाकर वो बाथरूम से बाहर आई। उसने इस वक्त येलो कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। बाल पूरे गीले थे और उनमें से पानी की बूंदें नीचे फर्श पर गिर रही थी। वो आईने के सामने आई और फिर बिल्कुल सादा सा तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर हॉल में सटिन की नाइटी पहने हुए प्राची ठाकुर अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी। वो उबासी लेते हुए किचन की तरफ जा रही थी। किचन पर पहुंचकर वो एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों से अपना काम ढंग से नहीं होता क्या? मैंने कितनी बार कहा है मुझे 9 बजे मेरे रूम में ग्रीन टी चाहिए, तो तुम लोगों को सुनाई नहीं देता या फिर मुझे तुम लोगों के कानों का इलाज करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो बताओ, 5 मिनट में हर तरह का इलाज हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, मन्नत ने धीमे से कहा, जो उसके पीछे ही खड़ी थी। मन्नत की आवाज़ सुनकर प्राची ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर एक नज़र उसे ऊपर से नीचे अच्छे से देखकर बोली, आज ये चांद कहाँ से निकला? मैंने तो सोचा शायद रात की बाहें अभी तक खुली नहीं होंगी, लेकिन तुम तो बड़ी जल्दी सज संवर कर एकदम नई नवेली दुल्हनों की तरह सुबह सुबह किचन में आ गई। प्राची की आवाज़ सुनकर मन्नत को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था,
लेकिन अब उसने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा किचन के अंदर चली गई। वहीं उसके इस तरह नज़रअंदाज करने पर प्राची ठाकुर की भौहें तन चुकी थी। वो पहले से ही गुस्से में थी और अब तो उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी। वह उसे देखते हुए मन ही मन बोली, लगता है कल वाली बातें तुम्हारे दिमाग से बहुत जल्दी निकल गईं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ऐसा खेल खेलूंगी कि ना ही तुम कुछ बोलोगी और ना ही कुछ भूलने लायक रहोगी। कहकर वो एक शातिर मुस्कुराहट के साथ किचन के अंदर आई। उसे अंदर आते सभी सर्वेंट भी हैरान थे, क्योंकि वो बहुत कम किचन में आती जाती थी। उसने सभी को इशारा किया तो वो सारे नौकर वहाँ से चले गए। अंदर आकर वो सामने काउंटर की तरफ गई और अपने आप गिलास लेकर पानी लिया। पानी पीकर उसने जानबूझकर गिलास नीचे फेंक दिया। कांच के गिलास के टूटने की वजह से कांच पूरा फैल चुका था। एक सर्वेंट कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर जल्दी से अंदर आई और फिर कांच बिखरा हुआ देखकर पोछा और झाड़ू लेकर उस कांच को साफ करने लगी। लेकिन प्राची के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने पैरों से एक कांच का बहुत बड़ा टुकड़ा पीछे की तरफ कर दिया, जिससे उस सर्वेंट को वो कांच दिखाई ना दे। वो नौकर वहाँ से कांच साफ करके चली गई। मन्नत गैस वाले काउंटर के पास खड़ी खाना बना रही थी। कल जब उसने शैलेंद्र जी की बातें सुनी थी, तब ही उसने सोच लिया था कि शादी के बाद एक बहू का जो भी फ़र्ज़ होता है वो निभाएगी। उसकी किस्मत में जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। काउंटर के पास नंगे पैर खड़ी वो खाना बना रही थी। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट लिए प्राची ठाकुर बिल्कुल उसके करीब आई और गैस पर रखे बर्तन की तरफ देखते हुए बोली, सूजी का हलवा? वाह, तुम्हें पता है अर्जुन को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। इतना कि हलवे के साथ साथ वो हलवा बनाने वाले की उंगलियां भी चाट जाए। एक बार फिर से मन्नत उनकी बातों से असहज हो रही थी, लेकिन उसने अब भी उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और चुपचाप खाना बनाती रही। प्राची ठाकुर वहाँ से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। पसीने से भीगी हुई मन्नत अपनी कमर पर अपनी साड़ी का पल्लू बांधे खाना बना रही थी। उसने अपने आसपास देखा, जहाँ पर कोई नहीं था। उसे पानी चाहिए था। पानी लेने के लिए वो पीछे की तरफ पलटी और एक ज़ोरदार आह अर्जुन के मुंह से निकली। मन्नत ने जल्दी से अपना पैर पीछे हटाया, जो कि अर्जुन के हाथ पर था। अर्जुन नीचे ज़मीन पर बैठा था और उसके हाथ से खून बह रहा था। नीचे कांच का टुकड़ा था, जिसके ऊपर अर्जुन का हाथ और अर्जुन के हाथ पर मन्नत का पैर। ज़मीन पर बैठा अर्जुन अपने हाथ की तरफ देख रहा था। उसके हाथ से बहता हुआ खून देखकर मन्नत भी जल्दी से नीचे ज़मीन पर उसके पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर देखने लगी, जिसमें कांच अभी भी धंसा हुआ था। अर्जुन का तो पता नहीं, लेकिन मन्नत को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जिस हाथ में उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था, वो हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अर्जुन की तरफ देखकर कांपते हुए होठों से बोली, ये क्या किया आपने? दर्द हो रहा है ना आपको? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अर्जुन ने मन्नत के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा और उसके आंसू साफ करने लगा। मन्नत रोते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? देखिए कितना ज़्यादा लगा है आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, अर्जुन ने अभी भी उसे चुप कराते हुए कहा। उसे इतना अपने हाथ पर दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जितना मन्नत की आंखों में आंसू देखकर हो रहा था। मन्नत उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोली, रहने दीजिए, झूठ मत बोलिए। मैं जानती हूँ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं ही बिना देखे काम कर रही थी। शायद मुझसे ये कांच गिरा होगा और ये मेरे ही पैरों पर लगने वाला था, लेकिन मुझे बचाने के लिए आपने अपना हाथ नीचे रख दिया ना। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंसने लगा। वो सब कुछ समझ सकती है, लेकिन बस उसके दिल की बात ही नहीं समझती। उसका हाथ अभी भी मन्नत के चेहरे पर था
वो अपने अंगूठे से उसके गालों से बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी। उसका ये कहना मन्नत का दिल जोरों से धड़काने लगा। प्राची ठाकुर, जो अभी अभी मन्नत को रोते हुए देखने की इच्छा लेकर वापस किचन में आई थी, दरवाजे पर खड़ी मन्नत और अर्जुन को एक साथ देखकर उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। मन्नत एकटक अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मेरा दर्द कम कर सकती हो। कैसे? मन्नत ने हैरानी से पूछा। इस जख्म पर पट्टी बांधकर, अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर मन्नत को ध्यान आया कि वो कब से अर्जुन के साथ यूं ही बैठी बस रोए जा रही है, ये नहीं कि जल्दी से उसके हाथ पर पट्टी बांध दे। वो जल्दी से खड़ी हुई और किचन में मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगी। अर्जुन ने सामने की तरफ इशारा किया, तब उसे मेडिकल बॉक्स मिला। उस बॉक्स को लेकर वो जल्दी से अर्जुन के पास आई और एक बार फिर से अर्जुन का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे देखने लगी। दर्द की इंतहा हो रही थी। बस समझ नहीं आ रहा था कि दर्द जिस्म पर नहीं, दिल में हो रहा है। अर्जुन और मन्नत दोनों किचन में काउंटर के पास खड़े थे। मन्नत के हाथों में अर्जुन का हाथ था और वो बड़े ही ध्यान से उसके हाथ पर दवा लगा रही थी। उसे दर्द ना हो इसलिए उसने अपने हाथ को बड़ा ही सॉफ्ट किया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आंखों से आंसू इस तरह से गिरते हुए देख अर्जुन ने अपने हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दिया। मन्नत ने हैरानी से नज़रें उसकी तरफ उठाईं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, तुम्हें इनकी कदर नहीं, लेकिन मैं इन्हें बहने नहीं दे सकता। मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू साफ कर लिए। अर्जुन की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसके हाथ पर दवाई लगाकर अर्जुन ने चलने का इशारा किया, लेकिन मन्नत ने अपने कदम आगे ना बढ़ाए। अर्जुन बोला, क्या हुआ, चलो ना। वो मैं खाना बना रही थी तो। खाना यहाँ पर कोई भी बना सकता है, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ खाना खाने नीचे आना था, बनाने नहीं। कहते हुए अर्जुन ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत फिर भी वहीं पर खड़ी रही। अर्जुन ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। वो बड़ी धीमी सी आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे खाना बनाने दीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ दिया। मन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जो बात तुम्हें अच्छी लग रही है उसके लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, सूजी का हलवा जल चुका है, दोबारा बना लेना। कहते हुए उसके खुद के गाल गुलाबी होने लगे थे। मन्नत ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन के जाने के बाद काउंटर से लगकर वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने लगी, जो ना जाने इतनी तेज़ी से क्यों भाग रही थी। शेखावत मेंशन। तक्षक की आंखें खुली। आंख खुलते ही उसने अपना हाथ अपने बिस्तर पर रख लिया, क्योंकि उसे अपने सिर में बहुत तेज़ दर्द महसूस हो रहा था। पूरी तरह से आंखें खोलकर वो अपने आसपास देख रहा था। खुद को हॉल में देखकर वो हैरान रह गया। वो अपनी जगह से उठा और एक आह उसके मुंह से निकली, क्योंकि सच में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने सिर पर हाथ रखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ पर आया कैसे, और कुछ याद करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वो हताश होते हुए बोला, ओह शिट, ये मैंने क्या किया? कल रात मैंने ड्रिंक की और फिर आरजू के सामने। मैं ड्रिंक कर उसके सामने कैसे जा सकता हूँ? न जाने मैंने उसे क्या क्या कहा होगा। कहीं मैंने उसके सामने कुछ बदतमीज़ी? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पर अगर सच में मैंने ऐसा वैसा कुछ कहा होगा तो। कहते हुए वो याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो आरजू के कमरे के सामने आया,
उसके कदम रुक गए। उसकी नज़रें उसके कमरे के दरवाजे पर थीं जो बंद था। उसने अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा जिसमें सुबह के 10 बजे हुए थे। उसने ध्यान दिया कि आरजू उसे नीचे कहीं दिखाई नहीं दी और वो तो सुबह 7 बजे से भी पहले उठ जाती है। उसने कई बार उसे घर के गार्डन एरिया में सुबह सुबह देखा था। ये सब सोचते हुए उसे एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। वो आरजू के कमरे के दरवाजे तक आया और फिर नॉक करते हुए उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा पूरा ही खुल गया पर एक जगह पर अटक गया। शायद कोई चीज़ दरवाज़ा रोक रही थी। तक्षक ने अपना चेहरा अंदर की तरफ डालकर कमरे में देखा। उसे आरजू कहीं भी दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर उसका ध्यान नीचे दरवाजे के पास ही ज़मीन पर गया जहां आरजू लेटी हुई थी। तक्षक की आंखें एकदम हैरानी से फैल गईं। उसने दरवाज़ा बाहर की तरफ खींचा और फिर जल्दी से अंदर आकर आरजू को उठाने की कोशिश की। उसने उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कर उसे थपथपाया और बोला, स्नोफ्लेक, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था, जैसे अभी धड़कता हुआ बाहर ही आ जाएगा। लेकिन आरजू अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। तक्षक को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो बेहोश हो चुकी है। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर लिटाकर डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और आरजू का चेकअप करने लगे। वो कमज़ोरी और स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाए और फिर तक्षक की तरफ देखते हुए बोले, लगता है इन्होंने कल सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए कमज़ोरी की वजह से ऐसा हुआ और शायद ये स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले रही हैं। आप इनका ध्यान रखिए, इतना स्ट्रेस लेना इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। तक्षक अपनी जगह पर सुन खड़ा आरजू की तरफ देख रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो समझ चुका था कि आरजू ने उसके इंतज़ार में कल सारा दिन ही कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई और पक्का उसने ड्रिंक के नशे में ज़रूर ऐसा कुछ कहा होगा जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। उसकी सूजी हुई आंखें ही बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा रोई है। गालों पर आंसुओं के निशान तक्षक साफ देख सकता था। डॉक्टर वहाँ से चले गए तो तक्षक उसके पास आया और बेड पर बैठकर उसका हाथ थामकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बातों से तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो गई? आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? आई एम सॉरी, लेकिन शायद इस सॉरी का भी कोई मतलब नहीं। तुम्हें हर्ट करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन अगर गलती मुझसे हुई है तो इस गलती को सुधारूंगा भी मैं ही, कहकर उसने उसके बालों को सहलाया। उसे फ्रेश होने अपने रूम में जाना था, लेकिन उसका वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। अपने मन को मारकर वो अपनी जगह से उठा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आरजू का हाथ नीचे रखने के लिए उसका हाथ छोड़ना चाहा, उसका दिल एक बार फिर से ज़ोरों से धक धक करने लगा। वो एक बार फिर से बेड पर बैठा और आरजू की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर झुका। होठों को उसके माथे पर रखकर उसने बड़े ही प्यार से उसे चूमा और फिर उसका हाथ आहिस्ता से बिस्तर पर रखकर वहाँ से चला गया। राठौड़ मैंशन। निर्भय अपने कमरे में तैयार हो रहा था। आरती जी उसके कमरे में आई और बोली, अच्छा है तुम समय से तैयार हो गए, ये मेरे ऑफिस जाने का वक्त है। मोम तैयार तो होना ही था। निर्भय ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। उसने अपना फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन आरती जी ने अपना हाथ उसके आगे कर उसे रोका और बोली, ऑफिस तो तुम जाओगे ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें नंदिनी के साथ उसके कॉलेज जाना है। निर्भय हैरानी से उसे देख रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर नंदिनी आई, जिसके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। वो निर्भय के लिए ही नाश्ता लेकर आई थी। अब तो निर्भय की भौहें और भी ज़्यादा तन चुकी थी। मैं अंदर आ जाऊं? नंदिनी ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। आरती जी पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आओ ना नंदिनी बेटा,
तुम पूछ क्यों रही हो? आखिर अब कुछ दिनों बाद तुम्हें इसी कमरे में तो रहना है, तो इजाज़त किस लिए लेनी? कहते हुए उन्होंने निर्भय की तरफ देखा, जो गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। उनकी बात पसंद आना तो दूर, वो बुरी तरह से चिढ़ चुका था। नंदनी मुस्कुराती हुई अंदर आई और टेबल पर ट्रे रखते हुए बोली, मैंने आज स्पेशल नाश्ता बनाया था, इसलिए आपके लिए भी ले आई। ओह रियली, स्पेशल नाश्ता? निर्भय ने चौंक कर कहा और फिर जल्दी से टेबल की तरफ बढ़ गया। आरती जी हैरानी से उसे देख रही थी। नंदनी का दिल तो जोरों से धक धक कर रहा था। निर्भय ने सोफे पर बैठकर ट्रे की तरफ देखा, जिसमें कचौरी, आलू की सब्जी, पोहा और जूस था। उसने ट्रे में से प्लेट में अपने लिए नाश्ता लिया और फिर खाते हुए बोला, सच में नंदनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मैंने आज तक इतना टेस्टी नाश्ता कभी नहीं खाया। उसकी बात सुनकर आरती जी एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और निर्भय जल्दी से नाश्ता खत्म कर रहा था। नंदिनी भी हैरान हो रही थी। आज तक निर्भय ने कभी उसे भाव नहीं दिया, उसके हाथों से पानी का गिलास तक नहीं पिया, और अब पूरा नाश्ता ऐसे खा रहा है जैसे सच में उसके हाथों के बने खाने का दीवाना हो। निर्भय ने पूरा खाना खत्म किया और फिर वेट नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए बोला, आज तो मज़ा ही आ गया। अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? तुम्हें कॉलेज लेकर चलना है ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तैयार हो चुका हूँ। अगर तुम भी तैयार हो तो हम चलें। तुम सच में नंदनी को कॉलेज लेकर जाओगे? आरती जी ने हैरानी से पूछा। निर्भय अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, आपने ही तो कहा है कि मुझे नंदनी को कॉलेज लेकर जाना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब उसने एक बार फिर से नंदनी की तरफ देखा और बोला, बताओ ना, अगर तुम तैयार हो तो चलें, वरना मैं तुम्हारा इंतज़ार भी कर सकता हूँ। नंदनी ने हैरानी से एक नज़र उसे देखा और फिर आरती जी को। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये जादू हुआ कैसे, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, मैं तैयार हूँ, बस अपने रूम से अपना पर्स और फ़ोन लेकर आती हूँ, कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आरती जी ने निर्भय का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? मैं जो कर रहा हूँ आपको ड्रामा लग रहा है मॉम? निर्भय ने पूछा। हाँ, ड्रामा ही लग रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से तुम मानने वाले तो हो नहीं, इसलिए हमें पागल बनाना छोड़ दो, आरती जी ने कहा। निर्भय मुस्कुराया और बोला, आप जानती हैं मॉम, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन आप फिर भी अपनी फालतू की बातें मुझसे मनवाना चाहती हैं, तो यही सही, अब मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। आप मुझे जहां नंदिनी के साथ जाने के लिए कहेंगी मैं जाऊंगा, उसके हाथों से जो बना हुआ खाने के लिए कहेंगी मैं खा लूँगा, आपकी हर एक बात मान लूँगा। लेकिन ये बात आप अपने ख्वाबों में भी मत सोचिएगा कि मैं उससे शादी करूँगा। निर्भय राठौर किसका है ये आप जानती हैं, और उसके अलावा उसके दिमाग और दिल में कोई भी नहीं आ सकती। कहते हुए निर्भय के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और एक ज़िद्दी एक्सप्रेशन साफ देखा जा सकता था। आरती जी कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, चले निर्भय। उन दोनों ने नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा तो सामने नंदिनी ही खड़ी थी। निर्भय मुस्कुराता हुआ उसके पास गया और बोला, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, देरी तो तुमने की है। कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे नंदिनी भी। आरती जी वहीं पर खड़ी थी और गुस्से से कांप रही थी। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं जानती हूँ, अभी अभी तुमने जो बदतमीज़ी हमारे साथ की वो तुमने नहीं, उस लड़की ने तुमसे करवाई है, और अब मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की से ही मिलना पड़ेगा। निर्भय घर के बाहर आया और गाड़ी में बैठ गया। नंदिनी भी आई और आगे की सीट पर बैठ गई। निर्भय ने गाड़ी स्टार्ट की तो नंदिनी ने अपना हाथ जानबूझकर निर्भय के हाथ पर रख दिया, जो कि उसने गियर बॉक्स पर रखा हुआ था। उसका हाथ खुद पर महसूस करते ही निर्भय ने एक झटके से अपना हाथ हटा लिया।
नंदिनी झेपती हुई बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। निर्भय उसकी तरफ देखता है और बोला, अब तो पता लग गया ना, अब हटाओ अपना हाथ। एक बार फिर से उसे अपने पुराने रूप में देखकर नंदिनी का मुंह उतर गया। उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। निर्भय ने एक बार फिर से गियर बॉक्स पर अपना हाथ रखा और इस बार गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। निर्भय ने गाड़ी कॉलेज के बाहर रोकी। नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे साथ बाहर नहीं आएंगे? कॉलेज में पढ़ना तुम्हें है, मुझे नहीं। निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। नंदिनी कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर गाड़ी से बाहर उतरने लगी, लेकिन उतरने से पहले बोली, आप मुझे लेने भी आएंगे ना? बात सिर्फ आज छोड़ने की हुई थी। अब हर बार तुम्हें पिक ड्रॉप करने के चक्कर में लगा रहूँगा तो ना ही अपने काम पर ध्यान दे पाऊँगा और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ पर। और मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ तुम्हारे इस फालतू के कामों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहकर उसने गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दी। नंदिनी बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया। अति और जश्न दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। उसी वक्त जशन का फ़ोन बजा। फ़ोन पर मिस रैना लिखा हुआ था। उसका नाम देखकर अति ने मुंह बनाया और अपनी जगह से उठकर बोली, सुबह से 10 बार आप इसके पर्सनल असिस्टेंट को इग्नोर कर चुके हैं और अभी खुद आपको फ़ोन कर रही है। आखिर ऐसा भी क्या चाहती हैं ये आपसे? अब ये तो उसे पता होगा कि उसे क्या चाहिए। कहते हुए जशन ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। अति ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बोली, उसका तो पता नहीं, लेकिन जो चीज़ आप उसे देने की फिराक में है उस पर कॉपीराइट अति जशन सिंह शेखावत का है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसकी बात सुनकर जशन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट तब गायब हो गई जब अति ने खुद कॉल पिक किया और स्पीकर ऑन करके सामने रख दिया। जशन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अति मुस्कुराई और फिर आकर जशन की गोद में बैठ गई। फ़ोन अब उन दोनों के सामने पड़ा था। फ़ोन रिसीव होते ही रैना जल्दी से बोली, सॉरी मिस्टर शेखावत, मैंने आपको पर्सनली कॉल किया, लेकिन आप मेरे मैनेजर का फ़ोन उठा ही नहीं रहे और मुझे जल्दी आपसे मीटिंग करनी थी, इसलिए मैंने खुद ही आपको कॉल कर दिया। आई होप मेरी कॉल से डिस्टर्ब नहीं होंगे। जशन मुंह बनाते हुए अति की तरफ देख रहा था। वो ऑन कॉल बोला, इट्स ओके मिस रैना, अब बोलिए आपको क्या कहना है? एक्चुअली मिस्टर शेखावत, मुझे आपसे ये कहना था कि हम दोनों के बीच जो डील हुई है, क्या हम उसे थोड़ा जल्दी शुरू नहीं कर सकते? डील हमारे बीच नहीं मिस रैना, हमारी कंपनियों के बीच हुई है। जशन में उसकी बात बीच में काट कर कहा। अति ने अपनी आईब्रो उठाते हुए उसे देखा और फिर उसकी गर्दन पर चूमने लगी। जशन को गुदगुदी हो रही थी। रैना बोली, आई नो मिस्टर जशन सिंह, लेकिन कंपनी के साथ हम दोनों जुड़े हैं तो ये डील हमारे बीच भी हुई ना, और अब तो हम दोनों के बीच अच्छे रिलेशन बन चुके हैं। अच्छे रिलेशन बनने की बात सुनकर अति, जो उसकी गर्दन पर चूम रही थी, अचानक ही उसने अपने दांत उसकी गर्दन पर गड़ाए और ज़ोर से काट दिया। जशन दर्द से चिल्लाया, बेबी डॉल। अति ने अपने दांत उसकी गर्दन से हटाए और गुस्से से उसे देखते हुए उसकी गोद से खड़ी हो गई। क्या हुआ मिस्टर शेखावत, आप ठीक तो है ना? फ़ोन से आवाज़ आई। जशन ने टेबल पर रखा फ़ोन अपने हाथों में उठाया और फ़ोन पर बोला, सॉरी मिस रैना, लेकिन जो डील जिस हिसाब से फ़ाइनल हुई है उसका काम भी उसी हिसाब से होगा। बेहतर होगा आज के बाद आप अपने मैनेजर को मेरे मैनेजर से बात करने के लिए कहें, मुझे यूँ पर्सनली डिस्टर्ब ना करें। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अपनी जगह पर खड़ा होकर उस तरफ आया जहाँ पर उसकी बेबी डॉल गई थी। अति किचन में खड़ी शेक बना रही थी। जशन आकर उसके पीछे खड़ा हुआ और बोला, तुम बहुत नोटी हो चुकी हो बेबी डॉल। अति अचानक ही उसकी तरफ घूमी और उसे धक्का देते हुए बोली,
मैं नहीं हूँ आपकी बेबी डॉल। अभी अभी आपने उस रैना मैना नैना को बेबी डॉल कहा था। आप जाकर उसे ही अपनी बेबी डॉल बनाइए और उसके साथ अपनी नोटीनेस दिखाइए। जसन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोला, मैंने कब उसे अपनी बेबी डॉल बनाया? अभी अभी आपने ही उसे फ़ोन पर अपनी बेबी डॉल कहा था। जाइए, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। कहते हुए अति वापस से काउंटर की तरफ घूम गई और शेक बनाने लगी। जसन मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तुम सच में बहुत चालाक हो चुकी हो बेबी डॉल। अब तो तुम मुझे बातों में भी फंसाने लगी हो। मन ही मन बोलते हुए वो अति के पास वापस आ चुका था। वो उसके पीछे खड़ा देख रहा था कि वो कर क्या रही है। अति ने आम काटे हुए थे, जिसमें से आम के ऊपरी हिस्से उसने अलग कर रखे थे और उसकी गुठली अलग। वो आम की गुठली की तरफ देखते हुए बोला, क्यों ना आज मैंगो रोमांस हो जाए। कहते हुए उसने अति को अपनी तरफ घुमाया और अगले ही पल उसके होठों पर उस गुठली को रख दिया और दूसरी तरफ से उस गुठली पर अपने होठ रख दिए। अति बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन अब वो भी उस आम को एंजॉय करने लगी थी। कुछ देर बाद वो गुठली वापस प्लेट में थी और जसन और अति दोनों एक दूसरे के होठों पर लगे हुए आम को खा रहे थे। जसन ने कुछ देर उसे किस करने के बाद उसके हाथों में आम की प्लेट पकड़ाई और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे अभी खाना बनाना है। अब तुम क्या चाहती हो कि बाकी सारा आम मैं यूं ही छोड़ दूं? इसे अंदर रूम में जाकर ख़त्म करूंगा, वो भी अच्छे तरीके से। कहते हुए जसन ने अपने होठों पर अपनी जीभ चलाई। अति के गाल गुलाबी हो गए थे। उसने अपने सीने पर वो आम की प्लेट रख ली और अपनी बाहें जसन के गले में डाल दी। इंडिया राठौर इंडस्ट्रीज़। तारा ने निर्भय के कैबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर आई। दरवाज़ा खुलते हुए महसूस कर निर्भय ने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन सामने तारा को देखकर उसने अपनी नज़रें झुका ली और चुपचाप अपना काम करने लगा। उसका गुस्से में जला हुआ फेस देखकर तारा मुस्कुराई और आकर सीधा उसकी गोद में बैठ गई। निर्भय ने उसे कमर से पकड़ा और फिर खुद अपनी जगह से उठते हुए उसे भी अपने ऊपर से हटाया और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। तारा की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो इस बार निर्भय के पास आई और उसकी कमर पर अपने पैर लपेटते हुए उसकी गोद में बैठ गई और बोली, आपको नहीं लगता कि आपकी जगह मुझे नाराज़ होना चाहिए? अच्छा क्यों? क्योंकि आज पहली बार आपकी गाड़ी में मेरी जगह कोई और लड़की बैठी है, इसलिए नाराज़ होने का हक मेरा है। लेकिन यहाँ तो आप गुस्सा हो रहे हैं। ये तो गलत बात है ना माई चिली डैडी। तारा ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा। निर्भय ने अपना सिर पीछे सोफे पर टिकाया और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटकर उसे पूरी तरह से अपने ऊपर गिराते हुए बोला, बेशक मेरी गाड़ी में कोई भी हो, लेकिन इस दिल में सिर्फ तुम हो और हमेशा तुम रहोगी। कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो तौबा तौबा थे ही। ऊपर से उसने तारा का हाथ अपनी गर्दन से हटाकर अपने सीने पर रख दिया था। तारा ने जहाँ पर अपना हाथ रखा हुआ था उस जगह पर उसने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचकर पीछे की तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इस दिल पर हक भी सिर्फ मेरा ही है। अगर किसी और की जगह यहाँ पर बनी तो इस दिल को आग लगा दूंगी मैं। कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी एकदम खतरनाक थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। देखते ही देखते दोनों के चेहरे एकदम से करीब आए और फिर दोनों के होंठ मिल गए। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। कुछ देर बाद निर्भय ने तारा के होठों को छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें जलन नहीं होती क्या? जलन तो तब होगी जब मुझे ये इनसिक्योरिटी होगी कि कोई आपके आसपास रहकर आपको अपने पास कर सकता है,
आप भले मुझसे दूर हो, लेकिन मेरे हैं और मेरे रहेंगे। इस बात का यकीन मुझे किसी और को दिलाने की ज़रूरत नहीं, तारा ने मुस्कुराकर कहा। निर्भय भी मुस्कुराया और बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी बबल गम बड़ी हो चुकी है। तो शादी कर लीजिए ना जल्दी से, आपका एहसान होगा मुझ पर, तारा ने चहक कर कहा। निर्भय हंसा और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, बहुत बेसब्र हो रही हो। बेसब्र करने वाला इस हद तक तड़पाए तो और क्या ही हो। किससे आगे आप बढ़ते नहीं हैं और इतने में मेरी बेसब्री को राहत मिलती नहीं, तारा ने कहा। निर्भय हंसा और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, बहुत बेसब्र हो रही हो। दोपहर के करीबन 2 बजे शेखावत मेंशन। आरजू की नींद खुल चुकी थी। वो बिल्कुल अभी अभी उठी थी और बस उठकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इतनी देर तक कैसे सोती रही। वो घड़ी की तरफ देख रही थी जहाँ पर 2 बज गए थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो इतनी देर तक सोती रहे। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो काफ़ी देर तक और सो सकती है। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। कसमसाते हुए उसने साइड टेबल की तरफ देखा जहाँ पर कुछ दवाइयाँ रखी थी। दवाइयों को देखकर वो चौंक गई, क्योंकि वो वह दवाइयाँ नहीं थी जो वो रेगुलर ले रही थी। वो सोचने की कोशिश करने लगी कि आखिर हुआ क्या, और अचानक ही उसकी आंखें एकदम से स्थिर हो गईं और देखते ही देखते उनमें नमी भर गई। तक्षक की बातें उसे याद आने लगी थी। तक्षक ने जिस तरह से अपने दिल का हाल बयां किया था, वो सब याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने तक्षक खड़ा था और उसके हाथों में एक ट्रे थी। तक्षक मुस्कुराता हुआ अंदर आया और टेबल पर वो ट्रे रखते हुए बोला, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाती हो? आज मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए लंच बना लूं, क्योंकि नाश्ता बनाने का वक्त तो अब बीत चुका। आरजू ने अपने आंसू साफ किए और खुद को ठीक किया, क्योंकि उसके कपड़े बिखरे हुए थे। तक्षक भी उसे नज़र नहीं मिला रहा था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि कल रात क्या हुआ और क्या नहीं। बस उसे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसने आरजू के साथ बदतमीज़ी तो नहीं की, क्योंकि उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता था कि लड़कियों से वो कभी ज़्यादा तमीज़ से पेश नहीं आया। हालांकि आरजू के साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उसे खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। आरजू अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। तक्षक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कहाँ जा रही हो? उसके इस तरह हाथ पकड़ने से आरजू एकदम से कांप गई। वो भी तक्षक के चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी धड़कन एक बार फिर से तेज़ी से धड़कने लगी। वो बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, वो मुझे वॉशरूम। अच्छा ठीक है, मैं ले चलता हूँ, तक्षक ने कहा। आरजू ने हैरानी से उसे देखा। आखिर वो उसे वॉशरूम कैसे लेकर जा सकता है? लेकिन तक्षक को तो जैसे कुछ अजीब लग ही नहीं रहा था। जब आरजू ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो तक्षक ने पलटकर पीछे की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, चलो ना। आरजू ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और इधर उधर नज़रें घुमाने लगी। उसे इस तरह असहज होते देख तक्षक को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, सॉरी, वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा तुम जा सकती हो। कहते हुए उसने उसका हाथ छोड़ दिया। आरजू ने अपने हाथ की तरफ देखा और जल्दी से बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम के अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से लगकर अपने हाथ की तरफ देखने लगी, जहां उसे तक्षक की उंगलियां अभी भी महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कन हर हद पार करने लगी थी। तक्षक ने उसके जाने के बाद बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और मन ही मन बोला, किसी भी लड़की की प्राइवेसी को मैंने हमेशा तवज्जो दी है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे साथ मुझे ये बहुत अलग लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे जो पर्दा हमारे बीच है वो होना ही नहीं चाहिए। मुझे तुम पर और तुम्हें मुझ पर पूरा हक होना चाहिए। कहते हुए वो अपनी धड़कन को महसूस कर रहा था जो तेज होने लगी थी। कुछ देर बाद आरजू बाथरूम से बाहर आई और बेड की तरफ जाने लगी। तक्षक ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोला, वहाँ क्यों जा रही हो तुम? तुम्हें और नींद आ रही है क्या? मैं जानता हूँ डॉक्टर ने तुम्हें जो इंजेक्शन दिए थे उससे तुम्हें नींद आएगी। मुझे मुझे इंजेक्शन क्यों? आरजू ने पूछा। उसे डर लगने लगा था। फिक्र मत करो, तुम कल रात शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने सुबह डॉक्टर को बुलाया था, तक्षक ने कहा। आरजू अब और भी ज़्यादा परेशान होने लगी और तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, क्या कुछ और भी कहा डॉक्टर ने? उसे डर लग रहा था कि कहीं तक्षक को उसकी सच्चाई तो नहीं पता लग गई। हाँ कहा ना, बहुत कुछ कहा, हर सच बता दिया है उन्होंने मुझे, तक्षक ने कहा। आरजू एकदम सहम गई। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। तक्षक एक बार फिर से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें ज़रा भी अपनी परवाह नहीं? इतना ज़्यादा लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? कल सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? कहते हुए तक्षक एक कदम उसके करीब आ चुका था। आरजू को अपनी जान में जान आती हुई महसूस हुई। उसका गला सूखने लगा था जो उसने थूक गटक कर तर किया। वो तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, वो कल कल मुझे भूख। अभी वो बोल ही रही थी कि तक्षक उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसके होठों पर अपनी उंगली रख कर बोला, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ कल तुमने कुछ क्यों नहीं खाया। क्यों? आरजू धीरे से बोली, क्योंकि उसके होठों पर तक्षक की उंगली थी। क्योंकि मैंने नहीं खाया था इसलिए ना, तक्षक ने सीधा सीधा कह दिया। और ये बात सुनकर आरजू को एक बार फिर से अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। वो तक्षक की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में जो तपिश थी वो आरजू को सिहरने पर मजबूर कर रही थी। क्या सच में मैं तुम्हारे लिए इतना मायने रखता हूँ? तक्षक ने पूछा, लेकिन इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत आरजू में नहीं थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तक्षक बड़ी ही बेसब्री से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके जवाब के इंतज़ार में उसका दिल पागल हो रहा था। आरजू की सांसें गर्म हो रही थी। वो मुश्किल से अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए बोली, मुझे मुझे भूख लगी है। मैं भी कितना पागल हूँ, ये जानते हुए भी कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया। अभी तक तुम्हें बातों में लगा कर बैठा हूँ। चलो आओ पहले खाना खाओ। कहते हुए उसने आरजू का हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ लेकर गया। उसका यूं हाथ पकड़ना, उसके करीब आना, उसकी कमर पर हाथ रखना, सब कुछ आरजू को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था। वो खुद में ही सिमटती हुई उसके सामने सोफे पर बैठी थी। तक्षक ने प्लेट में निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, जल्दी से खाकर बताओ मुझे कैसा बना है ये, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली। अभी वो बोल ही रहा था कि उसे देखते हुए अचानक ही आरजू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। जहां अब तक बेचैनी थी वहां अब गुस्सा और नाराज़गी दिखाई दे रहे थे। उसने उसके हाथ को दूर झटक दिया जिससे निवाला ज़मीन पर जाकर गिरा। तक्षक हैरानी से उसे देख रहा था और आरजू अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बंद कर दीजिए ये सब। मैं अपने आप अपने हाथों से खाना खा सकती हूँ। मुझे आपके हाथों से खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। बंद कीजिए ये फिक्र जताना। बंद कीजिए मेरे आसपास रहना। बात बात पर मेरे करीब आना। मुझ पर अपना हक जताना बंद कर दीजिए ये सब, आरजू ने कांपते हुए कहा। तक्षक अपनी जगह से खड़ा हुआ और हैरानी से उसे देखते हुए बोला, स्नोफ्लेक? क्या स्नोफ्लेक? हाँ क्या स्नोफ्लेक? आरजू, आरजू नाम है मेरा। तो बंद कर दीजिए मुझे किसी और नाम से बुलाना।
तक्षक उसे यूं गुस्से में देखकर एकदम सुन रह गया था। वो उसके करीब बढ़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद आराम कर लेना। आओ। कहते हुए तक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उतनी ही जल्दी आरजू ने अपना हाथ छुड़वाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी तबीयत खराब थी, आपने मुझे दवा दिलवा दी, आपका एहसान है मुझ पर, लेकिन इसके अलावा मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान हूँ और मेहमानों को मेहमानों के हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें जाना होता है। उसकी बातें सुनकर तक्षक हैरान नहीं बल्कि उसे एक गुस्सा आने लगा था और वो गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई भी दे रहा था। उसने आरजू की आंखों में आंखें डाली और बोला, एक बार दोबारा कहना, क्या कहा तुमने? यही कि मैं आपके घर में सिर्फ मेहमान हूँ। मेहमानों के लिए खाना बनता ज़रूर है, लेकिन उन्हें अपने हाथों से खिलाना ज़रूरी नहीं होता। उन्हें महंगे कपड़े, महंगी चीज़ें दिलाना ज़रूरी नहीं होता। उनके लिए रात रात भर जागना ज़रूरी नहीं होता। उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं होता। उनकी पसंद नापसंद। वो अभी बोल ही रही थी कि तक्षक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ लेकर जाने लगा। आरजू एकदम हैरान रह गई। उसने खुद को तक्षक की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन तक्षक ने उसे नहीं छोड़ा। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तक्षक है ही नहीं जो आरजू के सामने हमेशा होता था। वो उसे पीछे दीवार से लगाकर बोला, पसंद नापसंद की बात कर रही हो ना? तो अब साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, मुझे पसंद हो तुम, मेहमान नहीं हो मेरे लिए। मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि प्यार जैसे शब्दों पर एतबार करने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे दिल में जो कशमकश चल रही थी वो सुलझ चुकी है। जिस वजह को जानने के लिए मैं बेसब्र था, वो वजह मैं जान चुका हूँ। सिर्फ पसंद नहीं, प्यार ही करता हूँ मैं तुम्हें। मेहमान नहीं हो तुम इस घर की, बल्कि अब तुम हमेशा ही इस घर में रहोगी। अब ये मेरा नहीं, ये हमारा घर है। और रही बात किसी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने की, तो तक्षक सिंह शेखावत हूँ मैं। मेरे सामने कोई मर भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें खरोच भी आ जाए तो दर्द मेरे दिल में होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम्हारी हर तकलीफ़ को महसूस किया है। और हाँ, अब तुम्हें अचानक से ये बातें क्यों याद आ गई? तुम मेहमान थी तो उस वक्त में ये याद क्यों नहीं आया जब मेरे मना करने पर भी तुम मेरे सामने आई? मेरे गुस्सा होने पर तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी। खाना मैंने नहीं खाया तो भूखी तुम भी रही। तकलीफ़ में मैं था तो आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे थे। मुझे संभालने के लिए पूरी रात मेरे साथ थी। वो किस हक से थी? एक मेहमान के हक से। आरजू बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी कमर पर दर्द हो रहा था, क्योंकि तक्षक ने अपने हाथ बहुत ही ज़्यादा कसे हुए थे। उसने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, आप यूं मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप करते होंगे बेशक प्यार, मैं नहीं करती। और अब मुझे यहाँ पर मेहमान बनकर भी नहीं रहना। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। आपने जितनी मेहरबानी मुझ पर की उसके लिए शुक्रिया। उसकी इस तरह की बातें सुनकर तक्षक का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और मरोड़ते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया, जिससे उसकी आह निकल गई। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें दर्द देने की मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनना भी मेरी बर्दाश्त में नहीं है। अभी तक तुमने सिर्फ वो तक्षक देखा है जो हर एक चीज़ प्यार से करता है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कि तुम असली तक्षक सिंह शेखावत को देखो। तो कैसा है वो तक्षक सिंह शेखावत? मुझे भी बताइए। क्या वो यूं ही हर किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है? मैंने कहा ना मुझे यहाँ पर नहीं रहना।
तो क्या करेंगे आप मेरे साथ? ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर रखेंगे? और अगर मैं नहीं मानी तो क्या करेंगे मेरे साथ? बताइए ना, किस हद तक जाएंगे आप? आरजू एक बार फिर से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली। उसकी बातें सुनकर तक्षक के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। अभी भी उसके हाथों में आरजू के हाथ थे, लेकिन अब उसने उसके हाथों को छोड़ दिया। आरजू अपने हाथों को खुला हुआ महसूस कर अपनी जगह पर शांत होकर खड़ी हो गई। तक्षक पूरी तरह से उस पर झुका। उसने अपने दोनों हाथ आरजू के आसपास दीवारों पर रख दिए थे। उसके चेहरे की तरफ देखकर बेहद शांत होकर बोला, अभी अभी मैंने तुमसे कहा था कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। अभी ये कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? मैं भी नहीं जानता। लेकिन तक्षक सिंह शेखावत का किरदार ये नहीं कि अपने प्यार के साथ ज़बरदस्ती करे। हदों में रहकर प्यार जताना उसे बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी पर करोगी वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। छोड़कर तो अब तुम मुझे नहीं जा सकती। फिर चाहे तुम मुझसे गुस्सा रहो या नाराज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रहना तो तुम्हें मेरे सामने ही होगा। इतना कहकर वो पीछे की तरफ हटने लगा। आरजू हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी खुद की सांसें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और आंखें एकदम स्थिर हो चुकी थी। थोड़ा सा पीछे हटकर तक्षक एक बार फिर से उसके ऊपर झुका और बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ अपनी बढ़ती हुई धड़कनें महसूस होती हैं? तुम्हारी सांसों का उफान मुझे नहीं दिखाई देता? मेरे जिस्म में हो रही कंपन मुझे महसूस होती है? तुम्हारा मेरी बाहों में आकर सिहरना मुझे दिखाई नहीं देता? तुम भी ना कमाल करती हो स्नोफ्लेक। मैं उन आवारा आशिकों में से नहीं जो अपने प्यार का इजहार करें। अपने प्यार को अपना कैसे बनाना है ये तक्षक सिंह शेखावत को बहुत अच्छी तरह से आता है। तक्षक की बात सुनकर आरजू उसकी तरफ देखती ही रह गई। तक्षक को गुस्से में जो कहना था वो कह चुका था। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट थी। आरजू भी कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही तक्षक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, अभी अभी मैंने अपने प्यार का इजहार किया है। स्नोफ्लेक कुछ देर यूं ही शांत रहो। जितना गुस्सा करना है बाद में कर लेना। तुम्हारे गुस्से को तो अब मैं पूरी उम्र झेलने के लिए तैयार हूँ। आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता, आरजू ने कहा। तक्षक मुस्कुराया और बोला, ज़बरदस्ती प्यार तो मैं करूँगा भी नहीं। अगर तुम्हारी धड़कन गवाही नहीं देती तो मैं कभी अपने दिल का हाल बयान भी नहीं करता। कहते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। आरजू की आंखों में नमी भर रही थी। तक्षक उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों को बारी बारी से अपने होठों से चूम कर बोला, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते स्नोफ्लेक, पर कुछ लड़कियां बहुत ज़िद्दी होती हैं, मना करने पर भी नहीं मानती। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे इन सभी आंसुओं को तुम्हारी आंखों से दूर कर दूंगा मैं। कहकर वो एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और इस बार उसके नाक को चूम लिया। आरजू की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अब तक्षक पीछे की तरफ हटा और बोला, खाना रखा है टेबल पर, खा लेना। अब ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पीछे भी नहीं हटूँगा। और शायद मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं ज़िद्दी बहुत हूँ। कहकर उसने अपनी आई विंक की। अब वो पूरी तरह से उससे दूर हो गया और मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आरजू की आंखों में से आंसू एक बार फिर से बह निकले। वो यूं ही दीवार से लगी नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। तक्षक की बातें अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक बार फिर से अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपने गले में पहने हुए लॉकेट को अपने हाथों में दबाकर अपने आंसुओं को पीने लगी। ठाकुर एंटरप्राइजेज। अर्जुन अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था कि रिसेप्शन से उसके पास कॉल आई। उसने फ़ोन उठाया। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर ही उसकी नज़रें सामने लगे एलईडी पर गई, जहां कैमरे पर बाहर का सारा नज़ारा दिखाई दे रहा था। बाहर मन्नत खड़ी थी।
उसके हाथों में लंच बॉक्स था। फ़ोन को जल्दी से नीचे रख अर्जुन बाहर की तरफ दौड़ा। उसे अपने सामने देखकर मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तुम यहाँ कैसे आई और कब? बस अभी आधा घंटा पहले, लेकिन वो लोग मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। और अंदर आई तो रिसेप्शन पर आपसे बारे में पूछा, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। मैंने इनसे आपको फ़ोन करने के लिए कहा तो उन्होंने फ़ोन किया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने रिसेप्शनिस्ट को गुस्से से घूरा। रिसेप्शनिस्ट उसे देखते हुए बोली, सॉरी सर, पर मैं इन्हें जानती ही नहीं थी और आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियां यहाँ पर। जस्ट शट अप, अर्जुन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। वहीं मन्नत के कान रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर एकदम से खड़े हो चुके थे। अर्जुन उस रिसेप्शनिस्ट को गुस्से से देखते हुए बोला, भले ही यहाँ पर कोई आता जाता हो, लेकिन आज के बाद इन्हें रोकने की हिम्मत मत कर देना। कहकर कुछ पल उसे घूरने के बाद अर्जुन ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे अपने कैबिन की तरफ लेकर बढ़ गया। लेकिन मन्नत का दिलो दिमाग रिसेप्शनिस्ट की बात पर ही अटक चुका था। क्या सच में अर्जुन के ऑफिस में भी लड़कियों का आना जाना होता होगा? कौन सी लड़कियां उसके पास आती होंगी? क्या वही लड़कियां जिनके बारे में प्राची ठाकुर उसे बता रही थी? अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन के अंदर लेकर आया और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों, आप कहीं बिजी थे क्या? मन्नत ने धीमे से पूछा। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अर्जुन मुस्कुराया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, अगर बिजी भी होता तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर बिल्कुल फ्री हो जाता। लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों? उसके हाथ को अपने चेहरे पर महसूस करके ही मन्नत कुछ कुछ होने लगा था। दिल एक आवारा पतंग बनकर इधर उधर उड़ने लगा था। वो टिफ़िन की तरफ देखते हुए बोली, वो सुबह आपके हाथ पर चोट लग गई थी तो मैंने आपको खाना खिला दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा आप दिन में खाना कैसे खाएंगे, तो आपको खाना खिलाने आ गई। अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। उसे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र होगी, इस बात की उम्मीद तो उसे थी, लेकिन वो ऑफिस ही आ जाएगी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और उसकी वो बेचैन कर देने वाली नज़रें खुद पर महसूस कर मन्नत खुद ही सिमट रही थी। उसने जल्दी से टिफ़िन खोला और खाने को टेबल पर लगाने लगी। अर्जुन उसे छेड़ते हुए बोला, बस यही कारण था ऑफिस आने का या फिर कुछ और भी कारण था? मन्नत एकदम से सकपका गई। वो अटक अटक कर बोली, वो मैं बस आपको। रिलैक्स जाना, तुम परेशान क्यों होने लगी? अर्जुन ने उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा। मन्नत की धड़कनें और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ने लगी थी। वो अर्जुन से नज़रें चुराने लगी। अर्जुन मुस्कुराया और उसके चेहरे के करीब होकर बोला, मुझे तो लगा मेरी बीवी मुझसे कहेगी कि उसे अपने पति की याद आ रही थी, इसलिए अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो यहाँ तक आ गई। पर मेरी बीवी तो सच में बहुत शर्मीली है, दिल के हाल बयान ही नहीं करती। नहीं, वो मेरा मतलब। मन्नत कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। क्या मतलब, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? अर्जुन ने पूछा। मन्नत ने अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। वो नज़रें चुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मतलब तुमने मुझे याद किया, बेइंतहा याद किया। अर्जुन बड़े ही कातिलाना अंदाज में बोला। मन्नत का तो ऐसा हाल था जैसे बिना पानी के मछली। दिल अलग तड़प रहा था और ज़ुबान अलग लड़खड़ा रही थी। आंखें अर्जुन के चेहरे तक देख भी नहीं पा रही थी और जिस्म उसकी छुअन से सिहर रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बोली, आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। खाऊंगा तो तब जब तुम खिलाओगी। मुझे कौन सा मेरे हाथों से खाना है? कहते हुए अर्जुन ने उसे अपना हाथ दिखाया। मन्नत धीमे से बोली, लेकिन आप मुझे खिलाने ही कहाँ दे रहे हैं? आप तो मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बातों में नहीं, तुम्हें अपनी यादों में उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ जाना।
बस तुम बताती नहीं हो कि तुम उलझ रही हो या नहीं, अर्जुन ने कहा। मन्नत बस उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नज़रें उस पर से हटाई और फिर उसे खाना खिलाने लगी। मन्नत ने निवाला उसकी तरफ बढ़ाया तो अर्जुन ने अपने हाथ से उसे रोका और बोला, तुमने खाया क्या? आप खा लीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगी, मन्नत ने कहा। लेकिन अर्जुन ने अपने हाथ से उसका हाथ उसके होठों की तरफ घुमा दिया और बोला, घर जाकर खा लेना, थोड़ा बहुत मेरे साथ खा लो। मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए ही निवाला खा लिया। उसके बाद उसने अर्जुन को भी खिलाया और अर्जुन भी बीच बीच में उसे खिला रहा था। दोनों के होंठ भी एक साथ चल रहे थे और नज़रें भी एक दूसरे पर टिकी थीं, लेकिन कशमकश सिर्फ मन्नत के दिमाग में चल रही थी।